तो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 2D एरे के एलिमेंट का सम और एवरेज निकालना। इससे पहले के वीडियो में हमने 2D एरे का डिक्लेरेशन और उसको इनिशियलाइज करना सीखा था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा इंट मेन, एक एरे में ले लूंगा। एरे का नाम मान लीजिए मैंने रख लिया ARR। मैंने रो का साइज 10 और कॉलम का साइज 10 ले लिया। ये मैक्सिमम साइज होगा, इसमें से हमें कितना यूज करना है ये हम R और C के थ्रू यूजर से मांग लेंगे वैल्यू R और C की। I आउटर लूप के लिए और J इनर लूप के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं यूजर से R और C की वैल्यू मांगूंगा, तो मैं उससे बोलूंगा एंटर दी काउंट ऑफ रोज एंड कॉलम। अब यहाँ पे मैं R और C की वैल्यू को रीड कर लूंगा, %R %C के थ्रू। अब देखिए मेरे पास रो आ चुकी है, कॉलम आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आउटर लूप जो लगाता हूँ वो हमेशा रो के लिए लगाता हूँ। I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू R माइनस 1। देखिए क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम रो -1 तक जाते हैं, जैसे एरे का आपने रूल पढ़ा था 1D एरे में भी हम ऐसे ही करते थे। अब I प्लस प्लस मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इनर लूप मेरा लगेगा J वाला, फॉर J इक्वल टू 0, J लेस देन इक्वल टू C माइनस 1, J प्लस प्लस। मैं आपको पहले भी, इससे पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि हमारा जो आउटर लूप है वो नंबर ऑफ रोज के लिए होता है। यानी कि हमारे अगर जैसे मान लीजिए R की वैल्यू यूजर ने 3 डाली और कॉलम की वैल्यू मान लीजिए यूजर ने 4 डाली, तो हमारे पास टोटल 3 रोज होंगी। R का मतलब 3 है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 0 1 2 इसका इंडेक्स हो जाएगा, रो इंडेक्स। कॉलम 4 है तो कॉलम हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो हमारे पास रो का इंडेक्स इधर से हो गया और ये कॉलम का इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि जो हमारा रो काउंट है, आउटर लूप को हम रो के लिए चलाते हैं, तो यानी कि 0 1 2, तो यानी कि हमारी R की वैल्यू अगर 3 है तो 0 1 2, क्योंकि हमने R माइनस 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही कॉलम हमारा, देखिए I की हर वैल्यू के लिए कॉलम का लूप पूरा कंप्लीट चलेगा और वो चलेगा 0 1 2 3, क्योंकि हमने लिखा है C माइनस 1। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे स्कैन करने एलिमेंट रीड करने हैं, तो मैंने स्कैनफ लिखा। एक बार में केवल एक एलिमेंट रीड होगा तो मैंने %D लिखा, %ARRIJ, ये मैंने लिखा रीड करने के लिए, और मैंने इनर लूप क्लोज कर दिया, आउटर लूप क्लोज कर दिया। अब देखिए कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहले I की वैल्यू 0 आएगी, फिर अंदर आएगा J की वैल्यू 0 आएगी, तो ये बन जाएगा 0 0, यानी कि पहला वाला मेरा जो इंडेक्स है 0 0। मैं इंडेक्स भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3। तो सबसे पहले जब मेरी I की वैल्यू 0 आई और J की वैल्यू 0 आई तो ये इंडेक्स बना 0 0। तो हमारा सबसे पहली पोजीशन का एड्रेस हमारे पास आ गया क्योंकि हमने % लगाया। उसके बाद I की वैल्यू अभी भी 0 ही है क्योंकि J का लूप पूरा चलेगा, तो 0 I यहाँ पर I जो है 0 फिक्स रहेगा, तो यहाँ पर मैं 4 बार 0 लिख लेता हूँ, क्योंकि चारों बार ये लूप 4 बार चलना है, क्योंकि हमारे कॉलम की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर 4 बार मैंने 0 लिख लिया। अब J की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। तो आप देखिए हमारी पहली रो के इंडेक्स हैं सारे। तो एक राउंड में जब ये J वाला लूप एक बार कंप्लीट चलता है तो पहली रो फिल होती है। अगर मैं यहाँ पे फिर I की वैल्यू को चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3। अब आप देखिए दूसरी वाली रो है। फिर उसके बाद I की वैल्यू को चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा 2 0 2 1 2 2 2 3। तो आप देखिए अब उसके बाद रो हमारी 3 ही है क्योंकि R की वैल्यू 3 है, तो 0 1 2 के लिए चला केवल। तो आप देखिए पहले वाली रो ये हो गई आपकी, ये दूसरी रो हो गई आपकी, ये तीसरी रो हो गई। तो आपको कैसे पता चल रहा है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो? इस इंडेक्स से। देखिए पहली वाली रो जब थी तो 0 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, और कॉलम 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। तो इस तरह से ये लूप चलेगा और हमारे 3 into 4 एलिमेंट यानी कि 12 एलिमेंट हमारे इनपुट हो जाएंगे। ये जो स्कैनफ स्टेटमेंट है ये 12 टाइम आइटरेट होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए अब ये हमने एरे के एलिमेंट इनपुट करा लिए। अब हमें एरे के एलिमेंट का सम निकालना है। तो हम चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते थे, हम चाहे तो एक अलग यहाँ पर भी लूप दोबारा से चला सकते हैं, इसी लूप को दोबारा से चला सकते हैं। तो मैंने फिर से एक लूप चलाया, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू रो माइनस 1 I प्लस प्लस। उसके बाद फिर मैंने इनर लूप चलाया, J इक्वल टू 0, J लेस देन इक्वल टू C माइनस 1 J प्लस प्लस। अब देखिए इस बार मुझे क्या करना है, अगर मुझे मान लीजिए प्रिंट करना होता इस एरे के एलिमेंट को, जस्ट केवल प्रिंट करना था जो मैंने रीड किए थे, तो मैं लिखता प्रिंट %D ARRIJ। तो ये मेरे एरे के एलिमेंट प्रिंट हो जाते। मैं इनर लूप क्लोज कर देता, आउटर लूप क्लोज कर देता।
तो ये तो प्रिंट कराने का होता है। और मान लीजिए मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट कराना होता कि मैं चाहता हूं कि मेरा एलिमेंट जो प्रिंट हो, मान लीजिए 1 2 3 फिर 4 5 6, इस तरह से जैसे ऑर्डर है 3/4 उसी ऑर्डर में 1 2 3 4, ऑर्डर हमारा 3/4 है तो 3/4 में आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं इसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहता हूं तो आप ध्यान रखिएगा हर रो प्रिंट होने के बाद मुझे लाइन चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं अभी एलिमेंट थोड़ी देर के लिए अभी हम सम और एवरेज का ना समझ के इस प्रोग्राम को एरे के एलिमेंट प्रिंट करने का समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसको इसी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही प्रिंट कराना चाहता हूं तो मेरे को हर रो प्रिंट करने के बाद रो चेंज करने का कमांड देना पड़ेगा। अभी अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा तो ये एरे के सारे 2D एरे के सारे एलिमेंट को एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ना कोई स्पेस मेंटेन कर रहा हूं, मैं ना कोई लाइन चेंज कर रहा हूं, तो ये एक सिंगल लाइन में सारे एलिमेंट 12 के 12 एलिमेंट को प्रिंट करा देगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि हर एलिमेंट प्रिंट करने के बाद ये स्पेस मेंटेन करे तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर %d लिखने के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया तो हर एलिमेंट प्रिंट होने के बाद एक स्पेस यहाँ पे छूटेगा, तो एलिमेंट प्रिंट होगा स्पेस छूटेगा। तो ये तो मैंने हर एलिमेंट के बाद स्पेस क्रिएट कर लिया ताकि मेरा जो एलिमेंट आए 1 के बाद स्पेस आए फिर 2 के बाद स्पेस आए, ये मैंने कर लिया। अब मुझे लाइन चेंज करनी है तो देखिए लाइन चेंज करने का भी मैंने समझाया था आपको। जे का कंप्लीट लूप चल रहा है तो एक रो है, तो यानी कि जब हम i की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हमारी रो चेंज हो रही है। तो i की वैल्यू 0 से लेकर 1 होने के बीच में, तो देखिए ये पहले पूरा लूप कंप्लीट चलेगा, फिर उसके बाद इस ब्रेस के बाद ये ब्रेस आएगा, तब जाके वो आपके अगले इंक्रीमेंट में जाएगा। तो हम यहाँ पर आउटर लूप में ही न्यू लाइन कमांड ऐड कर देंगे। तो अब देखिए आप अभी देखिए इस बात को समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो कौन से लूप में है, इनर लूप में, आउटर लूप में, तो ये इसका आंसर है कि ये इनर लूप में, क्योंकि ये देखिए जे वाले लूप के अंदर है। अगर मैं आपसे बोलूं न्यू लाइन कमांड इनर लूप में है आउटर लूप में है, तो आपका आंसर होना चाहिए आउटर लूप में, क्योंकि देखिए इनर लूप से बाहर है कोड और जो आउटर लूप है उसके अंदर है। तो इस जगह पर यानी कि i की वैल्यू 0 से 1 होने के ट्रांजिट पीरियड में ये लाइन एक बार एग्जीक्यूट होगी, तो हमारी 1 2 3 4 प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जाएगी। तो स्पेस मेंटेन करने का काम यहाँ पे ये कर रहा है और फिर उसके बाद लाइन चेंज हमारी इस कमांड से हो रही है, और उसके बाद हम चाहे तो प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए ये तो प्रिंट होने का हो गया, लेकिन अभी हमको इस प्रोग्राम में प्रिंट नहीं करना है। अभी हम इसको समझ लेते हैं कि हमें प्रिंट नहीं करना है, तो अब हमें क्या करना है, एरे के एलिमेंट को सम करना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम। अब सम इनिशियली यहाँ पर नहीं लिया था तो मैंने सम को इनिशियली मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा, इंटीजर टाइप का ले लिया मैंने। अब यहाँ पर सम मैंने जब 0 लिया तो मेरे को सारे के सारे एलिमेंट जाने उसमें ऐड करने, तो मैंने लिख दिया सम इक्वल टू सम प्लस ARRIJ, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो देखिए होगा क्या, सम की इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट जो थी 0 आ जाएगी, और ARRIJ मैंने यहाँ पे लिया है, तो यानी कि ARRIJ जैसे यहाँ पे इनपुट के टाइम पे ARRIJ था वैसे हमने यहाँ पे भी ARRIJ ले लिया। तो 1 बाय 1 IJ की वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 0 0 0 1 0 2 इस तरह से सारी वैल्यूज वहाँ पे एक एक करके आते रहेंगी और उस सम में ऐड होते रहेंगी, और उसके बाद हमारा फाइनली सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस यहाँ पर अभी देखिए अभी मुझे न्यू लाइन डालने की कोई जरूरत नहीं है, ना स्पेस मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम केवल एक प्रोसेस कर रहे हैं, हम डेटा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये मेरा जब इस लूप से मैं बाहर आऊंगा, इस आउटर लूप से बाहर आऊंगा, तो मेरा सम कैलकुलेट हो चुका होगा। तो अगर मैं चाहूं तो सम को यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। अब मुझे अभी सम के अलावा एवरेज भी निकालना है, तो देखिए अब मैं एवरेज कैसे निकालूंगा। अब मैंने एक AVG वेरिएबल ले लिया। अब AVG का जो डेटा टाइप आपका होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लोट, तो मैंने यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल लिख लेता हूं मैं और उसका नाम AVG रख देता हूं। अब AVG इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय, अब देखिए एलिमेंट कितने हैं, 12 एलिमेंट तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो चेंज होता रहेगा R और C की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R इंटू C, क्योंकि कभी भी आपके एलिमेंट R इंटू C होंगे। तो सम जो भी हमारे सारे एलिमेंट का सम आया था, और R इंटू सी अभी जो कि करंट वैल्यू के हिसाब से 3 इंटू 4 है तो 12, तो जो भी हमारा सम आया था वो 12 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे एवरेज में स्टोर हो जाएगा। अब मैं पहले भी आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। देखिए सम का डेटा टाइप भी इंटीजर है, R का डेटा टाइप भी इंटीजर है, C का डेटा टाइप भी इंटीजर है, तो R इंटू सी डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर बन जाएगा, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर गलत आंसर आएगा। तो इसका तरीका क्या है सही, पहले आप सम की टाइप कास्टिंग कर दीजिए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं, हम इसको प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सम को फ्लोट में पहले कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद फिर R इंटू सी से इसको डिवाइड कर दिया। तो अब मेरा सम पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा, फिर फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर आपका फ्लोट बन जाएगा, एवरेज में आंसर स्टोर हो गया। सम और एवरेज को प्रिंट कराना है तो मैंने लिखा %d %f,
प्रेजेंट डी ले लिया मैंने सम के लिए, तो मैंने यहाँ पे सम की वैल्यू दे दी पहले वाले परसेंट डी के लिए, और प्रेजेंट है मैंने ले लिया एवरेज, तो यहाँ पे मैंने एवरेज की वैल्यू प्रिंट करा दी, तो मेरे सम और एवरेज प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न 0, मेन को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, तो ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने रो और कॉलम मांगे थे, यहाँ पे मैंने वेरिएबल सारे जो एसेंशियल वेरिएबल थे वो सारे डिक्लेयर किए थे। आपको इस बात का हमेशा सी में ध्यान रखना होता है कि जो भी आपको वेरिएबल लेने होते हैं वो फंक्शन के टॉप में ही होने चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं पर भी जहां पे आपको जरूरत पड़ी है वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फिर मैंने रो और कॉलम की वैल्यू मांगी, फिर उसके बाद इस पार्ट को आप इनपुट पार्ट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट लेने का काम किया है, इसको आप कैलकुलेशन बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने केवल सम की वैल्यू कैलकुलेट की है, फिर हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, उसके बाद हमने ये हो गया हमारा आउटपुट पार्ट जहाँ पे हमने सम और एवरेज की वैल्यू को प्रिंट किया। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।